नमस्कार। एबीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लगातार पांचवें चरण के चुनावी रण का हाल चाल, उसकी प्रक्रिया, उसकी दिशा, उसकी स्फूर्ति और उसकी नीयत लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। पांचवा रण कैसा चल रहा है, अब तक की क्या स्थिति है, अगर यूँ देखा जाए तो दावे बड़े अलग अलग हैं। बीजेपी कहती हमने इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया और इंडी गठबंधन कहता है कि अब तो इनका सफाया हो ही गया है। क्या वस्तु स्थिति है ये तो खैर 4 जून को पता लगेगा, लेकिन जो राजनीतिक हलचल है, जो राजनीतिक उतार चढ़ाव है, जो मुद्दा विहीन चुनाव है, वो कुछ बयां और कर रहा है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये चरण बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कई दिग्गज मैदान में हैं और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार। हम आपको परिचय करा दें, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण श्रीवास्तव। अरुण जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश द्विवेदी जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अनूप वाजपेयी जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे साथ हैं महेश शर्मा जी। महेश जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये एक अच्छी बात है कि हमारे साथ जितने भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, जिन्होंने ज़मीनी हकीकत को जाना है, ज़मीनी हकीकत की रिपोर्टिंग की है, उन्हें बिल्कुल नब्ज का पता होता है। सबसे पहले राजेश जी, ये जरा बताइए, ये जो 5वां चरण है, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? यूसुफ वर्मा जी, देखिए 5वां चरण जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कहने की बात, अगर आप ये कहिए कि भाजपा जो अभी तक ये हवा बना रही थी कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल है। अमेठी भी ऑलमोस्ट फंसी हुई अब इस बार सीट लग रही है। रायबरेली में चूंकि ठाकुर और ब्राह्मण वर्सेस हो गया है, तो आप ये मान के चले कि राहुल गांधी वहां से चुनाव ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। ये उन्हें बहुत कोई विपरीत स्थिति हो बात अलग है, लेकिन राहुल गांधी को सारा वोट मिला है, मतलब मैक्सिमम वोट उन्हीं को मिला है। चूंकि वहां लोकल लेवल पे जो पॉलिटिक्स थी वो राहुल गांधी के प्लस में चली गई है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जो आज राजा भैया का जो स्टैंड है, उससे कौशाम्बी की सीट भी भाजपा की फंस गई है। विनोद सोनकर वहां अब तीसरी बार जीत पाएंगे ये मुश्किल काम हो गया, क्योंकि अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच में जो सीधी अदावत शुरू हुई है, क्योंकि इंद्रजीत सरोज जो उनके पिता हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं सपा के प्रत्याशी, आज राजा भैया ने ड्यूरिंग इलेक्शन ये कह दिया कि हमारी उनकी अदावत खत्म मानी जाए और अब हमारे समर्थक अपने विवेक का इस्तेमाल करें वोट डालने में। तो मुझे लगता है आज की ही सीट पर नहीं, आने वाली और जो छठा चरण है उसमें प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, ये सब सारी सीटें हैं, वो इससे अफेक्टेड होंगी। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जहां तक फैजाबाद और उधर की गोंडा और फैजल की सीटें हैं, अब वहां तो भाजपा एज ले रही है, बुंदेलखंड में एज ले रही है। लेकिन ये जो बीच का आप जिसको कह लें कि बैसवारा क्षेत्र से लगा हुआ जो क्षेत्र है, वहां थोड़ी मुश्किल हो रही है। इंडिया अलायंस वहां अपनी उपस्थिति, मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हाफ हाफ का मामला है। 14 सीटें हैं, तो यहाँ 4-5 सीटें इंडिया अलायंस को मिल सकती हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात कही राजीव जी। और आपने राजा भैया का भी जिक्र किया। निश्चित राजा भैया ने तो आज एक बात कह दी अनुप्रिया के पटेल के जवाब में। अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि ईवीएम से राजा नहीं पैदा होते हैं, तो सीधे सीधे जवाब दे दिया राजा भैया ने कि हमें मालूम है ईवीएम से जन सेवक पैदा होते हैं, और जन सेवक किसी राजा रजवाड़े से जुड़े नहीं होते हैं, और वे लगातार जीतते रहते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद जनता उनका निर्णय लेती है। और उन्होंने विनोद सोनकर के खिलाफ बहुत तेजी के साथ बोला। लेकिन इसी बीच हमारे साथ में अरुण जी हैं। अरुण जी को बुंदेलखंड का बहुत अच्छा ज्ञान है। अरुण जी, आज वहाँ 4 सीटों पर चुनाव हो गया, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन। किस रूप में आप देख रहे हैं इस चुनाव को? जी, आप बता दें, जिस तरह से बुंदेलखंड में सीटें हैं, लगातार जो पिछला कब्जा रहा है 2 बार से,
भाजपा का ही कब्जा रहा है। और यहाँ पर चाहे हमीरपुर की बात करें या झांसी की बात करें या फिर जालौन की बात करें या फिर बांदा की बात करें, फिलहाल सभी जगहों पर ही भाजपा का ही कब्जा रहा। पर इस बार के जो चुनाव है, चुनाव की जो धरातल की पृष्ठभूमि है वो अलग तरह का ही टेस्ट दे रही है। क्योंकि पहले एक तरफ भाजपा का पूरा चुनाव एक तरफा हुआ करता था, मैच भाजपा का एक तरफा हुआ करता था। पर इस साल जो धरातल की स्थिति बहुत टिपिकल नजर आ रही है, क्योंकि इंडी गठबंधन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं जो रिपीट हुए हैं, तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आक्रोश उनके मन में दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि आज मैंने खुद धरातल पर क्या वहां मैंने बातचीत भी की, बहुत लोगों से, बुजुर्ग भी मिले, नेता भी भाजपा के भी मिले, विपक्ष वाले भी मिले, पर कहीं ना कहीं टक्कर की लड़ाई है। अगर देखा जाए 2-3 सीटों में तो लगता है कि भाजपा हारती हुई दिखाई दे रही है। जी वर्मा जी। देखिए अरुण जी, चला आपने बड़ी अच्छी बात बताई, मुझे ना थोड़ा सा ये और समझा दीजिए कि आपको इस बार टक्कर क्यों दिख रही है? क्या इसलिए दिख रही है कि अनुराग जी को भी रिपीट कर दिया गया, भानु प्रताप को भी रिपीट कर दिया गया, ऐसी स्थिति जो है 2 और सीटों पर भी आपको देखने को मिल रही है, इस कारण आप देख रहे हैं? या कुछ सपा का बढ़ता प्रभाव है, कांग्रेस का बढ़ता प्रभाव है, क्योंकि झांसी में प्रदीप जैन भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा मुद्दा है बीजेपी के खिलाफ? उसका कारण क्या जाए, थोड़ा सा इसको संक्षेप में समझा दीजिए। मैं आपको बॉटम लेवल की बात बताता हूं। जैसे कि लगातार जो इंडी गठबंधन है, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश हो या और भी जो नेता हैं जो विपक्षी दल के हैं, लगातार एक ही बात पर चोट कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। कहीं ना कहीं जो एससी वोट है, जो निश्चित तबके का वोट है, उसको लग रहा है कि संविधान बदल जाता है तो उनकी जो पहले वाली स्थिति दोबारा फिर आ सकती है। कहीं ना कहीं संविधान को बदलने की चोट जो एससी वोट है या फिर जो वोट और तबके का वोट है, उसके माइंड पे उसने चोट डाली है। तो संविधान की चोट और दूसरी ओर कहीं ना कहीं खड़गे का बयान कि 5 किलो की जगह हम 10 किलो राशन देंगे, वो कहीं ना कहीं मतदाताओं के दिमाग पे चोट डाल रहा है। और इसी का इम्पैक्ट आज मतदान के समय देखने को भी मिला। एक लाइन में और बता दीजिए, एक्सप्रेस वे बनाया गया, हर घर पानी नल से पहुंचाया जा रहा, डिफेंस कॉरिडोर हो रहा है, इसका कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा? जी आपसे दाम, जैसे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस की बात करें तो बाकी बहुत बड़ी चीज है बुंदेलखंड के लिए। पर जो बुंदेलखंड का तकबा है वो उनके पास गाड़ियां 4 व्हीलर चलने के लिए चाहिए, जो निचले तबका है, जिनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, वो 4 व्हीलर लेके कहीं एक्सप्रेस वे घूमने नहीं जाएगा। उसको अपना पेट पालना है, खेत में हल चलाना है, जानवर जो आवारा पशु वाले समस्या थी वो आज तक सही नहीं हो पाई, पानी जो खेत सूख रहे थे वो समस्या आज तक सही नहीं हो पाई। हाँ, कहीं ना कहीं हर घर जल योजना के तहत लाखों रुपए पानी की तरफ बहाया गया, पर जहां जहां पे बता रहे हैं कि 100% काम हो गया है, वहां भी 50-60% काम बाकी भी है। जी ठीक बात। महेश जी, आपने राजेश जी को सुना, आपने जो है अरुण जी को भी सुना, बुंदेलखंड की 4 सीटों का भी जिक्र आपने सुना, और जो ये कहा जा रहा है कि 5वां चरण हो गया है और चौथे चरण तक आप अब तक की यूपी में अगर देखा जाए तो 80 सीटें, 80 में 53 सीटों पर जो है चुनाव हो चुका है, 27 पर बाकी। अब आप कुल मिला के क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, जो 5वां चरण है ये सबसे छोटा चरण है। कुल 49 सीटों में चुनाव हो रहा है और उसमें से यूपी की 14 सीटों पे जी चुनाव हो रहा है। तो मेरी दृष्टि में ये जो 14 सीटों पे चुनाव यूपी में हो रहा है, ये बीजेपी का सबसे सेफ चरण कहा जा सकता है। तो वो इसलिए कहा जा सकता है कि अगर आप 2014 और 2019 के वोट पैटर्न और बीजेपी को मिली सीटों को देखें तो ये समझिए कि, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि पूरे देश में जो 49 सीटों पे हो रहा है उसमें कांग्रेस को सिर्फ 19 में 1 सीट मिली, 14 में 2 सीट मिली, और कांग्रेस सपा तो दूसरे उसमें है नहीं राज्यों में उतनी। तो महाराष्ट्र में बिल्कुल साफ, आपका पश्चिम बंगाल में जिन सीटों में चुनाव हो रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, साफ, झारखंड साफ, बिहार साफ, एनडीए बीजेपी ये प्रभावी रहे। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ गठबंधन को उत्तर प्रदेश में बढ़त लेने की पूरी तरह से उन्होंने अपनी फील्डिंग ऐसी सजाई है कि बीजेपी को घेर लें, और बीजेपी भी पूरी मुतमईन होकर के, उनके बस सिर्फ एक चीज़ जो माइनस जा रहा है जो समझ में आता है कि जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि उन्हीं चेहरों को बीजेपी ने रिपीट कर दिया, तो एक ही चेहरे को बार बार। महेश जी, ये अमेठी का चुनाव और रायबरेली का चुनाव जो सबसे हिट करने वाला चुनाव है, जी, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं?
देखिए अमेठी में तो टक्कर है, ठीक ठाक टक्कर है। हमारे पत्रकार साथी जो वहाँ काम कर रहे हैं, आज ही मेरी बात हो रही थी, तो उसमें बहुत ही ये कहा नहीं जा सकता है कि बीजेपी यानी स्मृति ईरानी वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। सीट फंसी हुई है, केएल शर्मा कुछ ना कुछ करिश्मा कर सकते हैं। दूसरी तरफ रायबरेली की बात है, तो रायबरेली में एक ये प्रिज्यूम कर लिया लोगों ने कि भाई राहुल गांधी तो जीत ही जाएंगे, लेकिन जो शुरू का जो फर्स्ट हाफ वाली जो वोटिंग हुई 12 बजे के पहले तक, तो उसमें हमारे एक साथी वहीं के हैं, तो वो वोट भी डालने गए, घूम भी रहे पत्रकार हैं, ठीक ठाक पत्रकार हैं, तो उनका कहना था कि उन्होंने बीजेपी के कैंप में सन्नाटा कहीं नहीं देखा, तो उनको लगा कहीं 19 कहीं 20 इस तरह का उनको लगा। तो उनका ये कहना था कि ऐसा लग रहा है, अब शाम तक क्या हो ट्रेंड होते एक अलग बात है, कि लेकिन लड़ाई वो थोड़ा सा दिलचस्प होती जा रही है। तो वो कह रहे थे कि उनका अपना असेसमेंट ये था कि 1 लाख के भीतर जीत हार का अंतर हो सकता है। तो अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो फिर उसका संकेत तो यही मिलता है कि बीजेपी के लिए वास्तव में ये सेफ चरण है कि यहाँ से वो जो उत्तर प्रदेश से भी भाई एक ही सीट तो थी, 13 सीटें तो पूरी बीजेपी ने। अच्छा, ये भाई जो अमेठी में आप टक्कर बता रहे हैं, तो अमेठी में टक्कर का कारण केएल शर्मा को ले रहे हैं, या ये माना जा रहा है कि केएल शर्मा नहीं चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रही थी प्रियंका गांधी? जी उनका इसलिए ऐसी स्थिति थी। देखिए केएल शर्मा को इनके गांधी परिवार से अलग हटकर नहीं देखा जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि वो उन्हीं के दूत है। जैसे कानपुर में ये अपने अवस्थी जी कहा करते मैं तो मोदी का दूत हूँ, मुझे तो वोट मिल ही जाएगा। तो वो केएल शर्मा, चूंकि उन्होंने पूरी वहाँ की डेमोग्राफी क्या है, वहाँ के विकास के कार्य क्या, पिछले लगभग 35-40 साल से वो काम कर रहे हैं, गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। तो उन्हें एक ये समझिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जितनी भी निचली इकाइयाँ हैं वहाँ तक भी उनके वो मजा चुके हैं, तो उनको वहाँ की नब्ज मालूम है। तो इसलिए वो और भी चुनौती बने हुए हैं, और ऊपर से जो माहौल है उसको देखते हुए केएल शर्मा चुनाव ठीक ठाक लड़ रहे हैं। मतलब कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी वहाँ से जीत ही जाएगी। ठीक बात है। अनूप जी, ये जो पूरे आपने महेश जी को सुना, राजेश जी को भी सुना, अरुण जी को भी सुना, क्या लगता है कि जिस लक्ष्य को लेकर के बीजेपी चल रही थी, मैं सीधा यूपी की बात करता हूँ, मिशन 80, क्या वो कहीं फंस गया मामला? और अगर फंसा भी है तो मामूली फंसा है, या फिर कोई अंतर है? क्योंकि आज ही मैं एक बीजेपी नेता से बात कर रहा था जिन्होंने पहली बार खुल करके कहा कि हाँ 80 तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन 78 मिल जाएंगे। हालांकि इंडी गठबंधन वाले ने कहा कि नहीं, हम तो 50 प्लस जो है पाएंगे। आपका क्या आकलन है? आपने सब चुनाव देखा है, 5 चरण देखे हैं, अभी 2 चरण बाकी भी है, कुल मिलाकर क्या आपको लग रहा है? देखिए, पहला जो शुरुआत हुई थी चुनाव की वो तो 400 पार के नारे को लेकर जोरदारी से शुरू हुई थी जी। उसी 400 पार का हिस्सा ही था 80 सीट इस बार यूपी में पूरी 80 जीतनी है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा और तीसरा चरण थोड़ा डगमगाया, उससे मुद्दा आपने देखा होगा, मुद्दे भी बदले, उसमें तमाम मुद्दे आए, आरक्षण और मुसलमानों को दे देंगे और आप भैंसे छीन लेंगे, वो तब कुल मिला के कन्फ्यूज करने के लिए कि वो एक छोटा सा पीरियड था जो जिसमें कि भाजपा के जो थिंक टैंक है उसको संभलने का मौका दोबारा से मिले। वो 2 चरण तो उसमें निकल गए। तीसरे चरण, जब चौथा चरण का चुनाव था, उसके पहले 1 या 2 दिन पहले एक नया डेटा आया चुनाव आयोग से 3 चरणों का, और वो जो आंकड़े आए, वो आंकड़े थोड़ा सा भाजपा का मतलब जोश फिर से बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए वो काफी थे। क्योंकि वो सारे जो फाइनल आंकड़े थे वो जो वोटिंग के समय जारी हुए थे, और जो उनमें 6% का फर्क, 6% कहीं 8%, कहीं 5% का फर्क था। अब रही बात इस 5वें चरण की, देखिए मुद्दे भटक रहे हैं, लेकिन अब भाजपा में एक जोश दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तभी वो खटाखट, गटागट, फटाफट ज्यादा तेजी से चल रहा है। और ये जनसभाओं में हमारे बड़े बड़े नेता, हमारे खुद प्रधानमंत्री जी या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वो राहुल गांधी का जो खटाखट है उसको लेके फटाफट और झटाझट और पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। मतलब जिस तरह की भाषा है उससे लग रहा है कि बहुत ज्यादा अंधेरे में है ये लोग, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है।
और कहीं कुछ अंडर करंट जैसा है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर आप कंपेयर करते हैं 2019 से इस समय के चुनाव के, तो दोनों सीटें से महेश जी ने बताया कि जो 2019 की अगर सीटें देखी जाएं तो उस हिसाब से तो इस भाजपा की ही सिर्फ सीटें जीतने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस पूरी साफ थी और ये सपा साफ थी। ठीक बात है, लेकिन उस माहौल में और इस माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो पुलवामा के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम बदला लेंगे, और एक बार स्ट्राइक हो चुकी थी पाकिस्तान में, तो एक भावना थी, एक शहीदों को लेकर एक था, और पाकिस्तान पे होने वाले अटैक पर को लेकर एक जोश था लोगों में। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन नहीं था, सब अलग अलग लड़ रहे थे। अब जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं 1 to 1 हो रहे हैं, तो 1 to 1 चुनाव हमेशा भाजपा के लिए दिक्कत तलब रहे। भाजपा के लिए अगर किसी भी सत्ता दल के लिए अगर 1 to 1 चुनाव होते हैं तो दिक्कत तलब होते हैं। अब बात रही अमेठी और रायबरेली की, तो अमेठी का महेश जी का बिल्कुल अप्रोप्रिएट आकलन है कि एक्चुअली जो 40 साल की जो राजनीति है शर्मा जी की, वही मतलब गांधी फैमिली और अमेठी की जनता के बीच की जो कड़ी थे वो शर्मा जी थे। पब्लिक कनेक्ट उनका 1 to 1 बहुत अप्रोप्रिएट है, बहुत अच्छा है। तो ये सिर्फ एक बड़ा नाम, भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे, इंदिरा गांधी भी हारी, पिछली बार राहुल गांधी भी हारे, बड़े बड़े नेता हार जाते हैं। तो ये कह देना कि अमेठी में स्मृति ईरानी क्लियर कट जीत जाएंगी क्योंकि वो कैबिनेट की मंत्री हैं और बड़ा चेहरा है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन है। रायबरेली में ये बात सही है कि वहां जैसा हम लोग मान के चल रहे थे कि वन साइडेड चुनाव होगा, वन साइडेड चुनाव तो नहीं है। वहां पर भाजपा ठीक ठाक लड़ रही है, और उसका सीधा मतलब एक लक्षण ये है कि 12 या 1 बजे तक वहां 47 ईवीएम मशीनें खराब हो चुकी थी। और एक शब्द ये भी एक तरीका होता है मतदान को प्रभावित करने का, स्लो करने का। ठीक बात नहीं, उसमें तो कांग्रेस ने ये तक आरोप लगाया है कि लिख के दिया है कि क्या सारी खराब मशीनों को रायबरेली भेज दिया गया। जितनी तेजी से मशीनें खराब हो रही हैं, इसमें दो राय नहीं है। वो एक लंबा प्रोसेस होता है मशीन बदलने का, उसमें काफी मतदान प्रभावित होता है। राजेश जी जरा हमको ये समझाइए कि अभी देखिए अनूप जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि चुनाव में मुद्दा ही नहीं, दिशा ही जैसी नहीं है। पहले सब चर्चाएं होती थी, लेकिन अब कभी विकसित भारत, कभी मुसलमान आरक्षण, फिर संविधान खतरे में, दूसरा कहीं पर ये लगता है कि हम राशन दे रहे हैं, हम गरीबी हटा रहे हैं, 25 करोड़ लोग बाहर आ गए। और जैसा भी बता रहे थे कि उस समय पुलवामा हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक, अब तो इस बार कह दिया गया पीओके, अब तीसरी बार बना दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पीओके ले लेंगे। क्या कहना है इस बारे में आपका? वर्मा जी, पीओके तो बात है, अब वो चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में जाने के लिए इस तरह बातें की जाती हैं, लोगों की भावनाएं भड़काई जाएं या लोगों की भावनाएं उकेरी जाएं जिससे हमको वोट मिल सके, ये तो तरीका है। लेकिन वर्मा जी, इस बार अगर आप देखें तो फतेहपुर, कौसाम्बी, फैजाबाद, कैसरगंज, ये सब लोकल लेवल पर जो एंटी इनकमेंसिव है वो बहुत इस बार हावी है। पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार निरंजन ज्योति फतेहपुर में फंसी हुई है। सदर विधायक कृष्णा पासवान, खागा के विधायक धुन्नी सिंह ये और राधेश्याम पांडे का बेटा ये भाजपा की निरंजन ज्योति के साथ इस बार नहीं लग रहे हैं। अभी मोदी साहब आए थे तो उसमें राधेश्याम गुप्ता का लड़का लगा, लेकिन बाकी धुन्नी सिंह उसमें नहीं दिखे। सदर विधायक प्रेजेंस ही नहीं थे। कृष्णा पासवान थोड़ी देर के लिए आई फिर चली गई। तो ये हम लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स बता रहे हैं। इसी से लगी हुई सीट है कौसाम्बी। ये पहले इन सब सीटों पर भाजपा एक तरफा जीत रही थी, लेकिन ये कुछ सीटें फंसी हुई हैं। अब लखनऊ हम 2 दिन रहे हैं तो लखनऊ में तो राजनाथ सिंह के अलावा कोई वहां पर न सपा है न बसपा है, कोई किसी की कोई उपस्थिति नहीं है। एक तरफा चुनाव वहां पर हो रहा है। मैं तो 2 दिन रहा, ना कहीं कोई सपा का कोई वो नहीं है। कुछ इलाकों में थोड़ा बहुत है, अलीगंज, महानगर, इंदिरा नगर, गोमती नगर में केवल भाजपा दिख रही थी। इवन दैट कुछ जो चौक के इलाके हैं जहां पर मुस्लिम का डोमिनेशन या आप कह लीजिए मिक्स पॉपुलेटेड एरिया, वहां भी वही सभी सिचुएशन थी। तो लखनऊ का तो चुनाव एक तरफा है।
कमोबेश यही स्थिति फैजाबाद की थी। एक बात राजेश, ये बताइए कि 14 सीटें थी, पिछले बार केवल एक सीट कांग्रेस ले पाई, 13 की 13 सीटें बीजेपी के झोली में चली गई। क्या इस बार क्या आपका सोचना है कि इन 14 सीटों में अब क्या होने जा रहा है, कितनी सीटें? इस बार वर्मा जी 6 सीटें हैं जिन पे इंडिया अलायंस ठीक से चुनाव लड़ रहा है। अच्छा। तो अब आप आखिरी में कुछ कह नहीं सकते हैं। वैसे महेश जी बता रहे हैं, लेकिन मैं रायबरेली में बता रहा हूं कि रायबरेली में केवल ठाकुर और ब्राह्मण, चूंकि वहां पर सीधे सीधे कन्फर्मेशन हो गया है, तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण जो है वो जा रहा है कांग्रेस की तरफ और ठाकुर एक तरफा जा रहा है। ये मनोज पांडे को भी लाए, उसका कोई असर नहीं दिखाई देगा? नहीं, कोई असर नहीं। अदिति सिंह कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रही। अदिति सिंह भाजपा से नाराज है। तो वहां पर दो तरफ, ये जो पूर्वांचल का जो खेल होता था ठाकुर ब्राह्मण, वो इस बार रायबरेली में बहुत काफी, मतलब आप ये कह लीजिए सभी जगह दिख रहा है, सारी सीटों पर। यानी कि लालगंज और जो असनी क्षेत्र है वो ब्राह्मणों का इलाका, वहां भी दिख रहा है। वहां भी लोगों का एक रुझान है कि हम इसको दिनेश प्रताप सिंह को वोट नहीं देंगे। क्यों रिपीट किया इनको, क्यों दिया इनको टिकट? क्या जरूरत थी? टिकट बदला जाना चाहिए था। इस बात पर कई सारे ब्राह्मण जो है वो राहुल गांधी के फेवर में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की बहुत आसान जीत हो। ठीक बात। अरुण ये बताइए, अभी आप कह रहे थे कि 2-3 सीटों का नुकसान भी हो जाएगा, कांटे का। वो जो 2-3 सीटें हैं जिनको आप इंगित कर रहे हैं, उन सीटों में अगर हम आपसे पूछें तो कौन कौन सी ऐसी सीटें होंगी जहां पर बहुत कांटे की लड़ाई हो गई है, या कहीं आपको ऐच दिखाई दे रही है? क्या प्रदीप जैन कुछ कर पा रहे हैं, या भानु प्रताप का जो जालौन में जो मुद्दे थे वो पिछड़े हुए हैं, बांदा में भी कुछ नहीं हो पा रहा, या अभी जो सभा की है अखिलेश ने, उसका भी कोई विशेष असर दिखाई दे रहा है? राहुल ने की थी। वर्मा जी, आपसे पहले अपनी पर्सनल हमीरपुर की लोकसभा की बात करूंगा, क्योंकि हमीरपुर लोकसभा में भी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो उनका जो विरोध है, विरोध केवल उनका है कि पब्लिक का फोन न उठाना। 10 साल होने वाले हैं, तो पब्लिक का आरोप यही है कि लगातार वो हमीरपुर नहीं आते हैं, पब्लिक उनका चेहरा नहीं पहचानती है, उनके दुख सुख में हमारे जो सांसद हैं वो खड़े नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के दौरान जो जनसभाएं हुई है यहाँ पर, उसमें जो हमारे सांसद पुष्पेंद्र चंदेल, उन्होंने कई बार ये भाषण भी दिया कि मेरी उम्र 50 साल की हो गई है, मैं अब इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता हूं, आप मुझे वोट दें या ना दें। इस तरह के कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमीरपुर जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर लोधी वोट सबसे ज्यादा है। लोधी वोट ही डिसाइड करता है कि कौन सांसद बनेगा या फिर कौन विधायक बनेगा। पर यहाँ पर जो इस बार देखा गया है कि लोधी वोट को साधने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आना पड़ा, रात में उनको जनसभा भी करनी पड़ी। पर लोधी कहीं ना कहीं अभी भी नाराज था, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का जो जनसभा हुई थी उस पोस्टर में कहीं ना कहीं भी स्वामी ब्रह्मानंद जी की फोटो नहीं मिली थी। इससे वहां का तो लोधी के नाराज होने की वजह से हमीरपुर लोकसभा की सीट थोड़ा खतरे में दिखाई पड़ रही है। अब बात की जाए बांदा की, तो बांदा में भी अगर देखा जाए तो बीएसपी थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। आरके पटेल है, आरके पटेल लगातार वहां पर सांसद रहे, पर वहां भी वही कहीं ना कहीं जनता से जो मिलना जो जरूरी है, वो सांसद जनता से थोड़ा दूर चले गए। इस चक्कर में कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न हो रहा है। वर्मा जी, अरे एक बात बताइए कि जब इतना विरोध था तो क्या बीजेपी आला कमान को नहीं मालूम था, फिर क्यों टिकट दे दिया उन्होंने? वर्मा जी, आपसे बताते हैं, आप तो मुझसे सीनियर पत्रकार हैं। एक हमीरपुर मोहब्बत मिलाकर, हमीरपुर, चरखारी, रात, मोहब्बत, तिंदवारी, 5 विधानसभाओं को मिलाकर हमीरपुर की लोकसभा सीट कंप्लीट होती है। यहाँ पर लगातार केशव प्रसाद मौर्य आ चुके, डिप्टी सीएम आ चुके, और पीएम मोदी भी आ चुके, योगी जी भी आ चुके। लगातार ऐसा कोई भाजपा का बड़ा चेहरा नहीं है जिसने हमीरपुर लोकसभा सीट में जनसभाएं न की हो, रोड शो न किया हो। तो उनको कहीं ना कहीं ये सीट खतरे में दिखाई पड़ रही थी, जिसके चलते लगातार यहाँ पर जनसभाएं की गई, रोड शो किया गया, और लोधियों को अपनी तरफ लाने के लिए मोदी जी को खुद आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां हुई, तो वहां पे लोधी समाज आज भी नाराज है। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। और उसे हमीरपुर में अशोक चंदेल का ग्रुप क्या कर रहा है? ये आपसे कहा, अशोक चंदेल की राजनीति, यहाँ पे सांसद भी रहे, वो विधायक भी रहे, पर उनका टच कानपुर रहा,
और पब्लिक से यहाँ लगातार टच बना रहा। उनके जेल जाने के बाद जब उनको आजीवन कारावास हो गया, तो जो उनके उत्तराधिकारी पुत्र थे वो यहाँ पर उनकी राजनीति के धरातल को संभाल नहीं पाए। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही, ठीक बात। महेश जी, आपने सुना राजेश जी कह रहे हैं कि 14 में 6 सीटों पर बड़ी लड़ाई हो रही है, और राजेश जी ने राजनाथ सिंह का सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण है उसका भी जिक्र कर दिया उन्होंने। राजनाथ सिंह की एक ऐसी सीट है लखनऊ जो अभी मैं देख रहा हूँ लगातार वोट परसेंटेज सबसे कम, और बाराबंकी में वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा। हाँ, 55% वहाँ हो रहा है। वहाँ पर उनका पुनिया का बेटा लड़ रहा है और एक वहाँ पर जो है महिला लड़ा गई। मेरा सवाल केवल ये है कि राजनाथ सिंह इतने लोकप्रिय हैं, वहाँ पे हमने भी देखा था कि सिया गुरु भी उनसे मिल रहे थे, सभी लोग मिल रहे थे, और निश्चित रूप से राजनाथ सिंह की एक ऐसी छवि है, फिर भी वहाँ का वोट परसेंटेज इतना कम होना क्या कारण मानते हैं आप? और ये जो 6 सीटों की बात कर रहे हैं, देखिए मतदाता कोई इशू वगैरह ना होने की वजह से उदासीनता तो है मतदाता में, और लखनऊ में जो वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है या हुआ दिख रहा है, तो आसपास के सीटों के मुकाबले काफ़ी कुछ डाउन है, बात सही है। लेकिन इसमें राजनाथ सिंह एक कद्दावर नेता है, तो मुझे लगता नहीं कि उनके चुनाव पर इन चीज़ों का कोई असर पड़ेगा। दूसरी बात, वहाँ जो शिया और सुन्नी मुस्लिम का मामला है, तो शिया मुस्लिम अटल जी बहुत उनके संपर्क में हुआ करते थे, और शिया मुस्लिम अटल जी का बहुत सम्मान करते थे, और सिर्फ अटल जी की वजह से वो बीजेपी को वोट भी कर देते थे। तो वहाँ ऐसी कोई राजनाथ जी को कोई चुनौती नहीं मिली। रविदास मेहरोत्रा बहुत सीजन्ड और बहुत अच्छे लीडरों में उनकी गिनती होती है, लेकिन वो राजनाथ जी के सामने कहीं वो नहीं टिक नहीं पा रहे हैं। एक भावना होती है तो जीत ही जाएंगे ना। ये धारणा हो गई। ठीक बात है। हाँ, अच्छा, जैसे राजनाथ सिंह की जी लड़ा है, ऐसे कौशल किशोर मोहनलालगंज से लड़ रहे हैं, ऐसे ही भानु प्रताप सिंह जालौन से लड़ रहे हैं जिनका भी जिक्र किया है, साध्वी निरंजन फतेहपुर की सीट, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि कैसे राजेश जी बता रहे हैं। क्या कुल मिला करके ये देखा जाए तो जो दिग्गज हैं यूपी में फंस गए हैं? देखिए, थोड़ा सा नेपथ्य में अगर हम लोग जाएं जी, तो जब टिकट की घोषणा हो रही थी भाजपा की, जो भाजपा की जो केंद्रीय संसदीय समिति बैठती थी और टिकटों के बारे में तय करती थी, तो आपको याद होगा कि सबसे आखिरी में नंबर यूपी का आता था, और यूपी में भी मतलब एक वो था ना कि बहुत सारे सांसद बदले जाएंगे, 100 से ज्यादा बदल जाएंगे, एक ये चीज चलती थी। तो जब ये पता चला कि सांसद बहुत सारे मतलब सिटिंग सांसदों के टिकट कटेंगे, नए, जैसे कानपुर में हुआ, नए लोगों को टिकट मिलेंगे, तो जो लगातार दो बार से सांसद था, और जो एंटी इनकम्बेंसी एक जो शब्द कहा जाता है सिटिंग वाले के साथ, तो वो बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद हमारे यहाँ बदल जाएगा, कोई अच्छा चेहरा, कोई नया चेहरा, कोई बड़ा चेहरा आएगा। लेकिन यूपी की सीटों को आखिरी में बहुत जल्दी जल्दी निपटा दिया गया, खटाखट निपटाया और घोषणा की, तो उसमें रिपीटिशन बहुत ज्यादा हो गए। तो टिकट के रिपीटिशन के कारण भी थोड़ा सा मतलब भाजपा की आंतरिक, जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे अति आत्मविश्वास, तो भाजपा की आंतरिक राजनीति फिर उसमें प्रभावी हुई तुरंत, क्योंकि नेता तो नेता ही है ना, चाहे जितना डर हो, चाहे जितना बुझो, तो कोई एक खुड़पेश वाली एक जो चीज होती है वही पैदा होने लगी, जो कानपुर में हुई है, जो राजेश जी बता रहे थे कि साध्वी निरंजन भी जेल को झेल रही है, या अरुण भाई बता रहे थे कि बांदा में और हमीरपुर में ये चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। ठीक बात। राजेश जी, क्या बीजेपी जो कहती थी, या बीजेपी का कहना था कि जो हम फैसला करेंगे वही होगा? मुझे याद है कि 2014 में जब अमित शाह कानपुर आए, यहाँ पे अशोकनगर के एक होटल में, उन्होंने कहा बस जो हमने निर्णय दे दिया बस उसी को करना है। क्या इस बार कौन से ऐसे कारण रहे, क्या रहे कि पहले कहा जा रहा था कि 50% सीटें बदल दी जाएंगी, ये भी बदल दिया जाएगा, लेकिन बाद में जैसा कि अभी लोग बता रहे हैं धड़ाधड़ और सब कुछ हो गया। क्या इसका क्या कारण मानते हैं? क्या कहीं कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां नजर आ रही थी, या ये सोचा जा रहा था कि अगर हम बदल देंगे तो ये और हावी हो जाएंगे और हम लूज कर जाएंगे? क्या आपको क्या लगता है? नहीं वर्मा जी,
एक्चुअली में मुझे लगता है भाजपा का हाईकमान ये सोच रहा था कि अगर हम टिकट बदलेंगे तो हमारा विवाद लोकल लेवल पे ज्यादा बढ़ेगा, और उल्टा हो गया इसका। इन्होंने टिकट सारे रिपीट कर दिए। अब साक्षी महाराज को भी आपने लड़ा दिया, तो लोकल लेवल पे विरोध हो रहा। मुद्दे कुछ भी हों, आपके मुद्दे रोज बदलते रहे चुनाव में, लेकिन लोकल लेवल पे जो नाराजगी है संगठनात्मक दृष्टि, आप 19 का चुनाव देखिए, 14 का चुनाव देखिए, ये सब सीटें कही जा रही थी कि भाजपा वहां जीत रही है। एक आध दो सीटें कही जा रही थी कि हाँ कांग्रेस जीत जाए या सपा जीत जाए। इस बार कोई भी कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकता कि सारी सीटें वो 14 में 14 जीत रहे हैं। 5-6 सीटों पे मामला फंस गया है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको क्या लगता मनोज पांडे के घर क्या अमित शाह जाते? कहीं ना कहीं डर था। अगर अमित शाह में इतना विल पावर था तो क्यों जाते? वो बुला लेते अपने यहाँ, लेकिन ना, उनको लग रहा है कि चीजें फंस रही हैं तो हमें उसे जाकर ठीक करना होगा। तो अमित शाह ने अपना ईगो किनारे रखा और मनोज पांडे के घर पहुंच गए। तो नहीं, पहुंच ही नहीं गए, बल्कि मंच पे बुला करके उनको सदस्यता दिलाई, उनके लिए रैली की और अपने हाथ से अंग वस्त्र प्रदान किया। ये भी उन्होंने किया, माने कि मनोज पांडे को एकदम उठाने का काम किया उन्होंने। कुल मिला के मैसेज देना था तो वो मैसेज उन्होंने दिया। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर अमित शाह में इतना ही बहुत ज्यादा सब कुछ प्लान वे में चल रहा है, तो ये सब चीजें, ये संकेत दे रही है कि भाजपा में कहीं ना कहीं थोड़ा संशय है। और स्थानीय स्तर पर जो उनका संगठन है, आरएसएस है या विहिप है या बजरंग दल है, वो उदासीन है। ये इन्हें सूचनाएं हैं इस तरह की, तभी तो मनोज पांडे जी के घर जा रहे हैं वो। तो ऐसी सूचनाएं अगर न होती तो भाजपा को चुनाव एन केन प्रकारेण जीतना है, उसके लिए वो सारे कंप्रोमाइज करेंगे ड्यूरिंग इलेक्शन। तो वो कर रहे हैं, और ये उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा भी है। तो मुझे लगता है आने वाले 6ठे और 7वें चरण में भी यही स्टेप अमित शाह या मोदी या और भी योगी जैसे लोग उठाएंगे ही। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें होंगी। अभी राजा भैया ने अगर विवाद पैदा किया तो मुझे ऐसी भी सूचना है कि योगी का उनसे कुछ फोन पे संवाद हुआ है कि वो बैलेंस कर रहे हैं कि आने वाले जो प्रयागराज और जो 6ठा चरण 7वें चरण में जो चुनाव इलेक्शंस हैं, उनमें कहीं इसका असर न पड़ जाए। तो मैनेज क्यों कर रही है भाजपा? इसीलिए तो मैनेज कर रही है ना, कहीं इस बार के इलेक्शन में उसे कुछ संशय हो रहा है, कहीं ना कहीं वो दिक्कत हो रही है उसको। तो ये सूचनाएं उनके पास है, इसलिए वो फील्ड पे आ गए। अरुण, ये बताइए कि बुंदेलखंड में बीजेपी के मुकाबले में आप बीएसपी को आगे मानते हैं या सपा को आगे मानते हैं? कांग्रेस के लिए तो हम ज्यादा नहीं कहेंगे, आप किसको आगे मानते हैं? कौन टक्कर दे रहा है बीजेपी को? जी वर्मा जी, ऐसा जैसा कि बुंदेलखंड में 4 सीटें हैं, 4 सीटों मैंने आपसे पहले भी एक बार बताया कि बांदा एक ऐसी सीट है जहां पर बीएसपी की टक्कर सीधे बीजेपी से हो रही है। बाकी 3 की बात करें, हमीरपुर की, जालौन की और झांसी की, तो ये वहां पर सीधे भाजपा से टक्कर इंडी गठबंधन की है। क्योंकि बीएसपी के का जो कैंडिडेट है, वहां पर जो ब्राह्मण वोट है, ब्राह्मण वोट का दिखता वहां पे ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले ही बताई कि जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार है बीजेपी के, उनसे जो पब्लिक का है कनेक्शन बिल्कुल टूटा हुआ है, बिल्कुल टूटा कोई हुआ। बातचीत नहीं है, केवल बातचीत ना होना, उनके सुख दुख में खड़ा ना होना, और जो योजनाएं हैं उनको केवल माइक से बोलना, धरातल पे ना आना। जैसा कि आप तो मुझसे बुजुर्ग पत्रकार हैं, बुंदेलखंड की समस्याएं केवल पेयजल है, पलायन है, बेरोजगारी है, इन सब चीजों में आज तक कोई भी काम नहीं हुआ। केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेस ऐसी चीज है कि केवल उसी का नाम लेकर यहाँ पर बुंदेलखंड में लगातार भाजपा वोट मांग रही है। ठीक बात है, बिल्कुल। आप महेश जी, आप एक बात बताइए। वर्मा जी, एक चीज मैं आपको जोड़ना, जो अनूप जी कह रहे हैं ना कि वक्त के हिसाब से सारी चीजें बदलती हैं और सब दिक्कत होती है। और जो अनूप जी ने कहा ना कि जब आमने सामने की फाइट होती है तो जो सत्ताधारी दल है जो पहले से मौजूद है उसको दिक्कतें होती हैं। तो इस बार वर्मा जी 80 में कम से कम 28 से 30 सीटों पर मुश्किल है एनडीए के लिए, इतना आसान नहीं है चुनाव। और अनूप जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है लोकल लेवल पे, अगर आप देखें इन पे। तो इस बार चूंकि नेक टू नेक हो रहा है, तो कहीं कुछ नेक टू नेक हो रहा है, कहीं कुछ सीटें उनकी फंसी हुई हैं। तो ये बात को बहुत गौर किया जाना चाहिए, ये गंभीर विषय है। 28-30 सीटों पर भाजपा कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो जीतेगी ही। ठीक बात, ये मैं मतलब ये आपने बड़ी बात कही, ये आपने बड़ी बात कही। लोग आकलन 10-15 का लगा रहे थे, 5-10 का लगा रहे थे, लेकिन आपने 28 का जिस तरीके से किया, ये एक बड़ी बात है। खैर, इसी बीच हमारे पास वोट परसेंटेज आ गया है। यह देखिए क्या वोट परसेंटेज है। बाराबंकी में 64.86 और सबसे ज्यादा
मतदान बाराबंकी में। फैजाबाद में 57.36% मतदान हुआ है और ये भी टक्कर का मतदान है। फतेहपुर में 54.56% मतदान हुआ है। फतेहपुर की ये अब तक का मतदान है। गोंडा 50.21% मतदान हुआ है गोंडा में और वहाँ पर अभी भी लाइनें लगी हुई। हमीरपुर 57.83% मतदान हुआ है हमीरपुर में। अभी जहाँ के हम जिक्र कर रहे हैं जालौन में 53.73% मतदान हुआ है जालौन में। झांसी में 61.18% मतदान हुआ है झांसी में अब तक का। कैसरगंज 53.92% मतदान हुआ है कैसरगंज में ये अब तक का। कौसंबी जो सबसे संघर्ष 50.65% मतदान कौसंबी में हुआ। लखनऊ सबसे कम 49.88% मतदान हुआ है। मोहनलालगंज जो उसके बगल में है 60.10% मतदान हुआ है। रायबरेली जहाँ पर सबसे ज़्यादा घमासान है 56.26% मतदान हुआ है। सबसे ज़्यादा बाराबंकी में मतदान हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। और बाराबंकी लगातार और राजधानी लखनऊ सबसे कम, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था, सबसे कम मतदान है, लेकिन 50 के आसपास पहुंच रहा है वहां का भी मतदान। इसमें भी दो राय नहीं है, लेकिन कहीं कहीं तो 60% से ज़्यादा हो जाएगा। 14 सीटों पर मतदान है और कई दिग्गज राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ और जो अब तक 5 बजे तक का 55.80 कुल मतदान हुआ है। अमेठी में 52.68% मतदान हुआ है। ये अब तक का आंकड़ा है। बांदा का आप देख रहे हैं 57.38% मतदान हुआ है। लगातार हम आपको मतदान का अपडेट भी दे रहे हैं, बिल्कुल अभी भी हम आपको लगातार बताते भी रहेंगे। महेश जी अभी हमारे बात कर रहे थे राजेश जी राजा भैया की, और राजा भैया का प्रकरण ऐसा नहीं है। आपको नहीं लगता है कि इस बार ठाकुरों का वोट बीजेपी के लिए काफ़ी वो हुआ? राजा भैया से भी जब बातचीत की गई तो राजा भैया भी कहते हैं कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो है ही है, और जब कुछ होता है तो असर भी पड़ता है। राजा भैया ये भी कह रहे हैं, उनसे अलग नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ देखिए ना, दूसरी एक बात हम आपसे और पूछ रहे हैं। राजा भैया एक और तो सीधे सीधे अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को खुला भी छोड़ देते हैं। आज के बयान से साफ लगता है कि वो विनोद सोनकर से नाराज भी हैं, लेकिन वहीं पर वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ कर देते हैं, और ये भी कह देते हैं कि नहीं साहब उनसे बड़े काम होते हैं, ये होता है वो। ये पॉलिटिक्स राजा भैया की कहाँ जा रही है? और जैसा भी राजेश जी कह रहे हैं कि अभी समझ जाएगी, क्योंकि प्रयागराज में होने वाला चुनाव है, फूलपुर में है, क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि देखिए राजपूत ठाकुर वोट जो है वो शुरू से ही नाराज रहा कुछ बयानों को लेकर के। और मैं एक लाइन में बताना चाहूँगा कि मैं गाजियाबाद में था और वहाँ पर जो उन लोगों को ठाकुर को मजे का वोट है, तो उसको मनाने के लिए योगी आदित्यनाथ भेजे गए, राजनाथ सिंह सबसे पहले भेजे गए, उसके बाद मोदी को रोड शो करना पड़ा, रोड शो का टाइम बढ़ाना पड़ा। मैं वहाँ था, तो वो जो नाराजगी का था वो फैलता चला गया। उस जो डेंट हुआ उसको पेंट करने के लिए बड़ी कोशिशें की गई। उसी कोशिशों की कड़ी में राजा भैया का एपिसोड आता है। राजा भैया बिल्कुल इस तरह से कि वो सरकार से, यानी कि सत्ता दल से कोई किसी तरह का पंगा भी नहीं लेना चाहते हैं, उनके बने भी रहना चाहते हैं और अपने लोगों को खुला छोड़े हुए हैं, और ये भी कहते हैं कि जो नाराज ठाकुर है हम उनसे अलग नहीं है, ये भी संकेत देते हैं। तो वो एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, वो भ्रम में रखे हुए हैं यूपी की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ही उसी वो सन्यासी हैं। वो ठीक है, वो कहें भले कि हमारी जात से क्या मतलब है, लेकिन वो जाति के हिसाब से वो भी ठाकुर ही हैं। तो उन्होंने एक बात तो ये कह दी, और दूसरी तरफ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि
अब जो अगला फेज आएगा 6वां और उसके बाद 7वां, तो उसमें इन सीटों के आसपास की सीटों पे राजा भैया कुछ बहुत कारगर साबित होंगे, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अरुण जी क्या कि वो जो बुंदेलखंड की बात को लेकर के, तो इस बीच में परसेंटेज आ गया तो हमारी आपकी बात अधूरी रह गई थी। बांदा का वो जिक्र कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसी खबरें हैं कि बांदा में समझिए भाजपा और बसपा की टक्कर है। हाँ, वही मैं और जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बन रहा है उसमें एक इक्वेशन ये भी निकल रहा है, हो सकता है बसपा का खाता खुल जाए। अभी बसपा को बड़ा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। नगीना में वो ठीक ठाक लड़ी, 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, तो बसपा कम से कम 2 या 3 सीटें निकाल सकती, से रूल आउट नहीं किया जा सकता है। और 5 लाख से चुनाव जीतने वाले झांसी के अनुराग शर्मा 2019 में, उनके उसमें वो आदित्य प्रदीप जैन वहाँ उनके बीच की ठीक ठाक टक्कर चल रही है। उन्होंने ब्रेक सा लगाया और परसेंटेज भी टर्नआउट वहाँ ठीक ठाक जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनूप जी। इस बीच में एक प्रकरण और हो गया, अरविंद केजरीवाल आ गए और अरविंद केजरीवाल ने कहा, बड़ी जैसे घोषणा सी कर दी कि बस वो 17 सितंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे, क्यों उन्होंने निर्णय ले लिया है। और उन्होंने भी कह दिया कि वो अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे और उनकी जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जा रहा है। और उनका रमन सिंह को भी कर दिया गया, मनोज खट्टर को भी, शिवराज सिंह चौहान को भी कर दिया। अब बारी योगी के, क्योंकि योगी को सबसे बड़ा। अब देखिए, अब वो भी कहते हैं कि तो मैं ये कह रहा हूँ, कोई बोल भी नहीं रहा। हालांकि योगी ने जो है बयान दिया कि अरे अरविंद केजरीवाल जेल में रहना चाहते हैं, हमको क्यों घसीट, मैंने ये सब बातें कही। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने एक नई घेराबंदी करके ऐसे मौके पर बीजेपी को नए टेंशन में डाल दिया, तब लोग कहने लगे नहीं वो तो 29 तक रहेंगे मोदी और वो सब कुछ होता रहेगा। ये प्रकरण को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल वैसे तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़े उच्च पद पर थे, IRS थे, लेकिन देखा जाए तो बीजेपी से लड़ने का तरीका उन्हीं को मालूम है। वो जो शोशेबाजी वाले बयान और ये सब जो बयानबाजी करके हलचल बचा देना, पानी में पत्थर फेंकने जैसा, वो तरीका अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छे से मालूम है। और थोड़ा सा ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसको कितना डिस्कस किया जाए कितना ना किया जाए, कि हायर लेवल पर हु आफ्टर मोदी ये तो चल ही रहा है। एवरीबॉडी नोज कि मोदी के बाद कौन होगा। तभी देखिए आपको जब ये अरविंद केजरीवाल को बयान दिया, योगी को सफाई देनी पड़ी और अमित शाह ने कहा कि वो जब तक है तब तक वही रहेंगे। हाँ, और राजनाथ का भी बयान आ गया, वही जितने बड़े नेता है वो कूद गए, उसने घसीट लिया अपने स्विमिंग पूल में, जैसे अपनी पिच में खेलने के लिए अरविंद केजरीवाल ने घसीट लिया इन लोगों को। ये लोग बिल्कुल भड़बड़ा गए, क्योंकि एक कमजोर नस थी जो खुल के बाहर नहीं आ रही थी, वो इन्होंने बयान दिया। योगी को लेकर चर्चा बहुत होती रहती थी। योगी भाई हु आफ्टर नेहरू की तरह था, हु आफ्टर मोदी, तो उसमें 2 ही नाम आते थे, 2 नाम आते थे। जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आती है तो उसमें मोदी के बाद तो योगी जी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये उन्होंने कहा कि इनको करे, मैंने एक नया टेंशन उन्होंने, वो जो हिंदू वाली पॉलिटिक्स है उसके पोस्टर पाए तो योगी है, अमित शाह तो नहीं है। बिल्कुल सही है। और इस तरीके से एक तरीके देखा जाए तो योगी का हौसला भी बढ़ा दिया अरविंद केजरीवाल ने कि देखो भाई सतर्क रहो, बात भी मत करना। और एक जो मास था, और ये जो ठाकुर और ये राजा भैया ये सब चल रहा है, ये सब उसी पॉलिटिक्स का एक छोटा सा हिस्सा है। क्या बात, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी कही। खैर, अब आखिरी में एक सवाल और एक बिंदु। राजेश द्विवेदी जी कह रहे हैं बहुत तेजी के साथ में कि 80 में 28 सीटें फंस गई है, इनका सीधा सीधा मानना है। राजेश जी, ये बताइए कि आपने ये तो अच्छा आकलन कर दिया, और ये जो 400 पार का नारा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये वर्मा जी असंभव कार्य, तो देखिए कोई लक्ष्य बनाया जाता है, भाई आप युद्ध में जा रहे हैं तो आपको टारगेट तो फिक्स करना ही पड़ेगा। कोई 400 कह रहा है, कोई 500, कुछ तो आप कहना ही है ना। तो वो 400 कहा गया, 400 तो वर्मा जी बिल्कुल असंभव है। 370 असंभव है भाजपा के लिए। कोई बताए ना हमको कि कैसे वो ले आएंगे 400, मतलब 443 पे तो लड़ ही रहे हैं इलेक्शन। सही आप बताइए ना कि कैसे इतने 400 के ऊपर आ जाएंगे। तो फिर मैंने आपके हिसाब से ना तो 400 के पार जाएंगे और 80 में 28 सीटें फंसी हुई हैं, ठीक बात है।
काफी कुछ फंसा हुआ है वर्मा जी। मान गए आपकी। अगर हाँ फंसा ना बिल्कुल, होता लगभग तो वो एक दूसरी बात है। अरुण जी, हाँ, आपका क्या आकलन कह रहा है? बुंदेलखंड की जनता क्या करे, 400 के पार या नहीं, या फिर कितनी सीटें मिलने की संभावना है, क्या कहेंगे आप? आपसे बताएं कि जो 400 पार का नारा लगातार दे रहे हैं, वो आजकल 400 का नारा उस दम खम से नहीं दे पा रहे हैं जो फर्स्ट फेज के पहले वाले चुनाव में दे रहे थे। ठीक, अब उनकी आवाज वो दम नहीं बची 400 पार वाली। कहीं ना कहीं लग रहा है तेज फंसा हुआ है, जिसके चलते शीर्ष नेता से लेकर बॉटम लेवल तक सभी नेता छोटे बड़े फील्ड पर जाकर उतरे हुए हैं, और जो जनता के मन की बात है या अपनी जो योजनाएं हैं या उनको जो करना है, मिशन 80 के बारे में क्या कहेंगे? मिशन 80 के बारे में मैं आपसे अपनी राय केवल ये देना चाहूंगा, जो मेरी पर्सनल राय है। बीजेपी 55 या 60 में सिमटती दिखाई दे रही है। अच्छा, आपका 400 और मिशन 80। देखिए, अब तो ये कि अगर ऐसे हम लोग आकलन करके अपनी बात कहते हैं तो सीधा सीधा है कि सत्ता विरोधी राष्ट्रद्रोही इस टाइप के लोग आरोप लगाने लगते हैं। ऐसा माहौल है। मैं ये बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं अब अपने आकलन पे आ रहा हूँ। मुझे लगता नहीं है, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ कि एनडीए 272 का आंकड़ा भी छुपाएगी। वो अच्छा, और मिशन 80 में? मिशन 80 में कम से कम इनकी जो है 35 पहुंच जाए तो ठीक है। अरे बड़ी बात आपने कह दी अनु। हाँ, मैं मतलब ये अब आप अनु की पूरी ये लग रहा है, आपकी बात सही है, बिल्कुल सही। मैं आपके बात सहमत हूं, लेकिन जो पिछली बार 64 सीटें थी ना एनडीए के पास, यूपी में 64 थी, 62 थी। 80 में 62 कम करने कितने हुए? 80 में अगर 62 कम करते हैं, 18 सीटें तो थी ना पहले से। राजेश जी 28 के आसपास कह रहे हैं ना, और महेश जी 35। नहीं, 18 नहीं, आप 64 से करिए ना। उनका जो घटक दल था तो वही में 64 16 कर दो। 16 है ना, 15 सपा बसपा की हुई, कांग्रेस की। चलिए 16 हो गए। तो कुल मिलाकर मतलब 19, जहां बड़े 303 सीटें लाई थी भाजपा, तब भी यूपी में 19 सीटें कम थी ना। 19 सीटें, बिल्कुल सही है। तो जब उस समय 18 सीटें कम थी, तो आप बदले हुए माहौल में अगर 28 राजेश जी कह रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महेश जी 35 कह रहे हैं तो कोई 35 से 40, हमारा ऑब्जर्वेशन 35 से 40। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपको, राजेश जी आपको, अनूप जी आपको और महेश जी आपको। लेकिन एक बात साफ है, न 400 के पार और ना 28 की जगह पर जैसा बता रहे हैं 80 में 28, लेकिन वो 35 भी हो सकता है, क्योंकि पिछले बार 16 सीटें तो वैसे ही चली गई थी, लेकिन इस बार लाभार्थियों के कारण और अन्य चीज़ों के कारण, कहते ना 80 करोड़ लाभार्थी की फौज मोदी के साथ में है, लेकिन वो फौज भी वास्तव में अपना रुख बेरुख कर रही है, इसलिए ये भी सीटें फंस गई हैं। देखते रहिए ABC न्यूज़। नमस्कार।